एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी प्रैक्टिस सेट जो हम कर रहे हैं उसी टेस्ट सीरीज़ में आज प्रैक्टिस सेट नंबर हम 27 करेंगे। हरियाणा सीईटी के लिए 26 टेस्ट हम कर चुके हैं प्रैक्टिस सेट, और आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 27। ये जो टेस्ट सीरीज़ हम करने लग रहे हैं हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम के लिए, ये उसी पैटर्न पर है जो HSSC के द्वारा पूछा जाएगा। यानी कि इसके अंदर हम जीके देखेंगे, कंप्यूटर देखेंगे, इसके अलावा हरियाणा जीके आएगी इसके अंदर, फिर आएगी इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग। ये 7 टॉपिक हैं जिनसे आपका सीईटी का पेपर आएगा, और उन्हीं टॉपिक्स के आधार पर हम ये सीईटी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर आपसे 100% पूछे जाएंगे, ठीक है, और सभी पर्सन आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, टॉपिक के हिसाब से आपको दिए जाएंगे। इस क्लास की PDF आपको मिलेगी। देखो 26 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, और वो सारी डिटेल्स आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, और उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नॉलेज हब के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना है, और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ठीक है। 26 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं हमारे, और आज हम 27 नंबर करने लग रहे हैं। ये जो टेस्ट सीरीज है ये आर्यभट्ट एकेडमी द्वारा तैयार की गई है। ये उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं कोर्सेज की डिटेल्स के बारे में। तो चलिए प्रैक्टिस सेट नंबर 27 हम शुरू कर रहे हैं आज। और प्रैक्टिस सेट नंबर 27 सबसे पहले हम इसमें जो करेंगे टॉपिक वो है जीके, इसके बाद कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के आएंगे, इसके बाद आएगी हरियाणा जीके, ठीक है। तो 1 बाय 1 करके जो सारे 100% हमने तैयार कर रखे इस प्रैक्टिस सेट के अंदर, वो सारे हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सभी प्रश्नों का डिटेल में आंसर, हम डिटेल में सॉल्यूशन हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है, और जीके से स्टार्ट है ये। एक चीज़ ध्यान रखना, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉलेज हब के नाम से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है। यानी कि 3 ये संत दे रखे हैं, और आपको इन तीनों का हिसाब से बताना है कि पहले कौन से संत आए थे, ठीक है। एक तो है शंकराचार्य जी, एक है रामानुजाचार्य, और एक है चैतन्य महाप्रभु। ये 3 गुरु दे रखे, 3 संत दे रखे हैं, और आपने इन तीनों का काल अनुक्रम बताना है, कौन से संत किस काल में आए थे। तो ये जो आए थे सबसे पहले शंकराचार्य जी आए थे। शंकराचार्य का जो माना जाता है वो 8वीं से 9वीं शताब्दी माना जाता है। शंकराचार्य का जो कालक्रम माना जाता है वो 8वीं से 9वीं शताब्दी के तकरीबन माना जाता है। रामानुजाचार्य का माना जाता है 1017 से लेकर 1137 तक का टेन्योर रामानुजाचार्य का, और चैतन्य इनका माना जाता है 1485 से लेकर 1533 के लगभग का, ठीक है। तो जो ऑप्शन ए में जो कालक्रम दिया गया है वो बिल्कुल सही दिया गया है। पहले शंकराचार्य जी आए थे, फिर रामानुजाचार्य, और फिर आए थे चैतन्य महाप्रभु के नाम से। अब जो शंकराचार्य जी थे, अगर इनके बारे में आपसे बात करें तो शंकराचार्य जी ये किस सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ये थे अद्वैतवाद सिद्धांत के, ठीक है। अद्वैतवाद सिद्धांत के ये प्रतिपादक थे शंकराचार्य जी। और शंकराचार्य जो थे इन्होंने एक 4 मठों की स्थापना भी करी थी। पूरे भारत में चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना करी थी इन्होंने। जैसे सबसे पहले है श्रृंगेरी मठ, ठीक है, श्रृंगेरी मठ है। और श्रृंगेरी मठ ये कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर, दक्षिण भारत में हो गया। उसके बाद दूसरा है ज्योतिर्मठ। ज्योतिर्मठ है ये उत्तराखंड के अंदर है, उत्तर भारत में। तीसरा है ये है गोवर्धन मठ, ठीक है। गोवर्धन मठ की बात करें तो ये उड़ीसा में है, और ये हो गया भारत के पूर्व में। और चौथा है द्वारकाधीश जो गुजरात के अंदर है, ये है पश्चिम भारत के अंदर। तो ये शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना करी थी। श्रृंगेरी मठ जो है कर्नाटका के अंदर, ज्योतिर्मठ जो है उत्तराखंड के अंदर, गोवर्धन मठ है ये है उड़ीसा के अंदर, और जो द्वारका है वो है गुजरात के अंदर। ये 4 मठ है जिनकी स्थापना करी थी, ठीक है, शंकराचार्य ने। इसके अलावा रामानुजाचार्य की बात करें, रामानुजाचार्य तो ये थे वैष्णव संत थे। और जो चैतन्य है ये थे गौड़ीय संत। कौन से संप्रदाय से थे, गौड़ीय वैष्णव से ये संबंधित थे। चैतन्य महाप्रभु के नाम से इनको जाना जाता है। इसके अलावा रामानुजाचार्य की बात करें, रामानुजाचार्य इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, और वो थी श्री भाष्य, ठीक है। एक तो श्री भाष्य थी, और भी इन्होंने बहुत से ग्रंथ लिख रहे थे, एक भगवत गीता भाष्य, अनेक ग्रंथ को इन्होंने रचना करी थी रामानुजाचार्य ने।
तो ये था पहला प्रश्न, और इसमें सबसे पहले आए थे शंकराचार्य, फिर आए थे रामानुज, और फिर तीसरा आए थे चैतन्य महाप्रभु। ठीक है, ये इनका सही कालक्रम है। सारा आंसर आपको डिटेल में समझा दिया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं है? 4 प्रकार के टैक्स दे रखे हैं जो इतिहास से संबंधित हैं। उनमें से 3 तो ऐसे हैं जो भूमि पर लगते थे, और एक है जो भूमि पर नहीं लगता था। खराज, उश्र, खुम्स और मुक्तई। तो जो खुम्स जो है, खुम्स जो दिया गया है, ये वाला जो कर था ये भूमि पर नहीं लगता था। खुम्स क्या होता था? ये होता है जो युद्ध में जो माल जीतता था, युद्ध में जीता हुआ माल, ठीक है, या फिर युद्ध में छीना हुआ माल, लूटा हुआ। भाई युद्ध करने जाते थे तो दुश्मन से छीन के लाते थे, वो माल जो होता था वो होता था खुम्स। उस पर जो टैक्स होता था वो था खुम्स। ठीक है, खराज, उस्र और मुक्तई ये तीनों लैंड टैक्स थे, एग्रीकल्चर। ठीक है, खराज क्या होता था? खराज लिया जाता गैर मुस्लिमों से, जो मुसलमान नहीं है उनसे टैक्स लिया जाता था। उस्र है, ये मुस्लिमों से लिया जाता था। तो इसका ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा खुम्स। खुम्स वो है जो युद्ध में जीता हुआ माल था। अगला है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में जिन्ना ने अभिव्यक्त किया था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है? जो मोहम्मद अली जिन्ना था उसने 21 अधिवेशन में कहा था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है। उसने शुरू में कह दिया था कि मुस्लिम जो है वो एक अलग से राष्ट्र है, ऐसे उसने परिभाषा दी थी। अमृतसर अधिवेशन 1919, लखनऊ अधिवेशन 1937 या फिर लाहौर अधिवेशन 1940? तो ये कहा था लाहौर अधिवेशन 1940 में। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था 1940 में, उसने जिन्ना ने कहा था कि एक राष्ट्र की किसी परिभाषा के अनुसार मुस्लिम एक राष्ट्र है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। अगला है प्रश्न नंबर 4, आधारभूत, ये है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आधारभूत जो स्वरूप है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस मामले के दौरान निरूपित किया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये एक वर्ड यूज किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान का। तो ये कौन सा केस का मैटर था जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई आप कुछ भी कर सकते हो, संविधान में संशोधन भी कर सकती है संसद, लेकिन जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो आधारभूत जो स्वरूप है संविधान का, उससे संसद छेड़खानी नहीं कर सकती। तो ये जो कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, ये कहा था केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में सरकार ने, जो सुप्रीम कोर्ट है, उसने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नाम का वर्ड दिया था। ठीक है, केशवानंद भारती केस कब की बात है? ये है 1973 की। केशवानंद भारती केस कब का था? 1973 का। पहला दे रखा गोलकनाथ केस। गोलकनाथ जो केस है ये है 1967 का, 1967 में था, और ये मौलिक अधिकार के जो आर्टिकल 13 है उससे संबंधित है। मेनका गांधी केस ये है 1978 का। मेनका गांधी केस 1978 का है, और ये आर्टिकल 21 से संबंधित है, अनुच्छेद 21 से संबंधित है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी से। SR बॉम्बई मामला, SR बॉम्बई केस, और ये है आर्टिकल 356 से, जो राष्ट्रपति शासन है उससे संबंधित है ये SR बॉम्बई। ठीक है, ये कब हुआ था? 1994 के अंदर। 3 केस हैं, अलग अलग डेट है, तीनों की याद रख लेना। गोलकनाथ केस हुआ था 1967 में, मेनका गांधी केस हुआ था 1978 के अंदर, और गोलकनाथ जो केशवानंद भारती केस है ये हुआ था 1973 में, और जो SR बॉम्बई जो केस है ये है 1994 के अंदर। तीनों अलग अलग डेट है, तीनों केस जरूर याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है गोलकनाथ केस और केशवानंद भारती मामला। एक चीज़ ध्यान रखना है, में जो गोलकनाथ केस का जो डिसीजन आया था ना, उसको बाद में केशवानंद भारती का डिसीजन देते टाइम उसको पलट दिया गया था। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने गोलकनाथ केस में 1967 में जो जजमेंट दी थी, उस जजमेंट को 1973 का केशवानंद भारती केस का जब डिसीजन सुनाया तो उस डिसीजन को पलट दिया था। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 का उत्तर हो जाएगा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी थी। प्रश्न नंबर 5 है, सियाचिन ग्लेशियर विवाद किन 2 देशों के बीच में है? सियाचिन ग्लेशियर विवाद, तो ये सभी को पता है सियाचिन ग्लेशियर, और ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में। सियाचिन ग्लेशियर विवाद है, ये है भारत और पाकिस्तान के बीच में।
अच्छा, यहाँ से संबंधित एक हुआ था, वो था ऑपरेशन मेघदूत। ऑपरेशन मेघदूत है और ये हुआ था 1984 में, जब भारत ने सियाचिन से जो पाकिस्तान की सेना को वहाँ पे खदेड़ा था। ऑपरेशन मेघदूत 1984 में हुआ था, ये ध्यान रख लेना। सियाचिन ग्लेशियर से संबंधित है भारत और पाकिस्तान के बीच का जो विवाद है, वो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि नीचे स्थानों में जो युग्म दिए गए हैं उनमें से ऐसा युग्म कौन सा है जिसके दोनों शहर लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, फिर भी दोनों उनकी वार्षिक वर्षा के कुल अंतर मात्रा का अंतर सर्वाधिक है। यानी कि देखो, अक्षांश रेखा ऐसे फैली हुई है, तो इसने कहा कि 2 सिटीज हैं इंडिया के जो एक ही अक्षांश रेखा पे है, ठीक है, एक पश्चिम की साइड है और एक पूर्व की साइड है। अक्षांश रेखा दोनों की एक है, लेकिन फिर भी एक जगह बारिश ज़्यादा होती है, दूसरी जगह बारिश बहुत कम होती है। तो ऐसे कौन से 2 शहर हैं, कौन से 2 शहरों का जोड़ा दिया है? पहला दिया है बेंगलुरु और मद्रास। बेंगलुरु है जो कर्नाटका की राजधानी है और मद्रास भी नीचे ही है। उसके बाद दूसरा है मुंबई और विशाखापट्टनम, तीसरा है अजमेर और शिलोंग, चौथा है नागपुर और कोलकाता। तो जो शहर है जो अलग अलग हैं वो है अजमेर और शिलोंग। अजमेर और शिलोंग जो शहर है वो दोनों एक ही अक्षांश रेखा के ऊपर है, इधर शिलोंग है और इधर अजमेर है, लेकिन शिलोंग के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है, अजमेर में इतनी बारिश नहीं होती। ठीक है, तो शिलोंग और अजमेर जो है इनमें जो बारिश का जो अंतर है वो सबसे ज़्यादा है, एक ही अक्षांश रेखा पर होने के बाद भी। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित कौन सी विद्युतीय चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में की जाती है? जो हम टीवी का रिमोट यूज करते हैं ना, तो उसमें कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का प्रयोग किया जाता है? टीवी का रिमोट आपने देखा होगा, उसके आगे एक लाइट सी होती है, तो उसमें जो रेडिएशंस होती है वो कौन सी रेडिएशन का प्रयोग करके जो टीवी का रिमोट है वो काम करता है? इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट या इनमें से कोई नहीं? तो टीवी के रिमोट के अंदर जो रेडिएशंस होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो होती है इंफ्रारेड। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, इंफ्रारेड। आगे है प्रश्न नंबर 8, पेट्रोल में क्या होता है? पेट्रोल के अंदर क्या होता है? कार्बन, नेचुरल गैस, नाइट्रोजन, नेचुरल गैस, हाइड्रोजन, नेचुरल गैस या फिर हाइड्रोजन और कार्बन? पेट्रोल के अंदर क्या पाया जाता है? पेट्रोल के अंदर होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स पेट्रोल के अंदर पाए जाते हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है? हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, कार्बन मतलब कार्बन। तो पेट्रोल के अंदर जो जो पाए जाते हैं वो 2 ही चीज़ पाए जाते हैं, कार्बन और एक हाइड्रोजन। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन्स। अगला है प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 दिया है, नील हरित शैवाल यानी कि जो एल्गी बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ जातियों की कौन सी विशेषता उन्हें जैविक खाद के रूप में वर्धित करने में सहायक है? जो ब्लू ग्रीन एल्गी जो बोलते हैं, नील हरित शैवाल, उनमें क्या विशेषता होती है जिससे कि हम उसको जैविक खाद के रूप में प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो पहला ऑप्शन दिया है कि वे वायुमंडलीय मीथेन को अमोनिया में परिवर्तित करते हैं जिन्हें फसल में पौधे आसानी से ग्रहण कर सकते हैं। तो गलत है, मीथेन को अमोनिया में बदलने का ऐसा कोई चक्कर नहीं है, नील हरित शैवाल की बात हो रही है। ठीक है, अगला दिया है, ये फसल के पौधे को ऐसा एंजाइम पैदा करने के लिए प्रेरित करती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सहायक होते हैं। ये भी ऑप्शन गलत दिया है। ऑप्शन डी दिया है कि ये फसल के पौधों की जड़ों में अपेक्षाकृत अधिक मात्रा नाइट्रोजन अवशेष करने, ये भी गलत दिया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है कि उनमें ऐसी क्रियाविधि होती है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ऐसे नए रूप में परिवर्तित कर देती है जिससे फसल के पौधे आसानी से ग्रहण कर देते हैं। यानी कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। किसका काम करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, अलग अलग प्रकार की एक प्रजाति है, वो क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है पर्यावरण के अंदर। ठीक है, इससे पौधे जो है वो आसानी से ग्रहण कर लेते हैं। अब कुछ अलग अलग प्रकार के ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, जैसे एक है एलोसिरा, AULOSIRA, ओलोसिरा, और ये क्या काम होता है? ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का सबसे मोस्ट एक्टिव है, ये मोस्ट एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सिंग एल्गी। ठीक है, जो नील हरित शैवाल है उसमें सबसे एक्टिव है ओलोसिरा, AULOSIRA।
ठीक है, ये नाम आप जरूर याद रखना है, AULOSIRA, ओलोसिरा। मोस्ट एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सिंग ब्लू ग्रीन एल्गी। दूसरा एक नाम है वो है नोस्टॉक, NOSTOC, नोस्टॉक। और ये है नाइट्रोजन प्राप्त, जो चावल का जो पौधा होता है ना, धान की जो खेती होती है, उस पौधे को जो नाइट्रोजन देता है वो देता है नोस्टॉक नाम का एक ब्लू ग्रीन एल्गी होता है वो नोस्टॉक। ठीक है, ये दो नाम आप जरूर याद रखना है, एलोसिरा और नोस्टॉक। ये दोनों चावल की खेती के लिए नोस्टॉक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेपर में अगर सीजीएल के पेपर में प्रश्न पूछा गया था, चावल की यानी कि धान की खेती के लिए किस जो ब्लू कौन सा ब्लू जो नील हरित शैवाल है वो मुख्य भूमिका निभाता है, तो वो होता है नोस्टॉक, NOSTOC। अगला है प्रश्न नंबर 10, और इसमें पूछा है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे खून के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, इसका खून गाढ़ा हो गया, तो इसका मतलब क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल के अंदर चिकनाई बढ़ जाती है, सॉरी खून के अंदर चिकनाई बढ़ जाती है। चिकनाई बढ़ने का मतलब क्या है, खून के अंदर वसा बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, वसा, फैट जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तभी तो कहते हैं भाई खा पी के एक्सरसाइज करनी चाहिए। जो मोटे मोटे लोग पड़े रहते हैं उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, इसलिए बढ़ता है कि एक्सरसाइज नहीं करते। इसका मतलब है कि खून के अंदर जो चिकनाई है वो बढ़ जाती है, यानी कि फैट जो है, वसा है, वो खून के अंदर बढ़ जाती है। अब इसमें पेस्टिसाइड ऐसा तो कोई चक्कर नहीं है, विटामिन, एंजाइम और स्टेरॉइड। तो कोलेस्ट्रॉल क्या है, कोलेस्ट्रॉल होता है लिपिड एंड स्टेरॉइड का मिक्सर। लिपिड और स्टेरॉइड्स होते हैं ये सारे के सारे। क्या है, लिपिड क्या होता है, वसा को बोलते हैं। ठीक है, लिपिड और स्टेरॉइड्स ये पाए जाते हैं। ठीक है, वैक्सी होता है ये। तो कोलेस्ट्रॉल एक किस्म की वसा होती है, एक लिपिड होता है, स्टेरॉइड होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 है, विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस 2024 का थीम क्या था। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे। और ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 17 मई को। 17 मई को ये मनाया जाता है। अब इस प्रश्न में तो पूछा है 2024 का, लेकिन हम करंट डाटा करते हैं 2025 का। पहले 2024 का देख लेते हैं। 2024 में जो थीम थी इसकी, वो थी डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो इसकी 2024 की थीम थी। 2025 की जो थीम है वो है वाई जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स। वाई जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स। ठीक है, ये है 2025 की थीम। नेशनल वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 2025 की थीम है वाई जेंडर इक्वालिटी इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मैटर्स। और ये 2024 की है, ऑप्शन डी में दी गई है, ये 2024 की है। अगला है प्रश्न नंबर 12, डेविड वार्नर किस देश से है, क्रिकेटर है ये। ठीक है, डेविड वार्नर कहाँ से है, डेविड वार्नर है ऑस्ट्रेलिया के, ओपनिंग लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हैं डेविड वार्नर। प्रश्न नंबर 12 ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया है, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ए बी माइनस सी को परिवर्तित कर कौन सा, ये अपने काम का नहीं है ये। ठीक है, और इसका उत्तर आएगा ऑप्शन बी, ये अपने काम का नहीं है। ठीक है, हाई लेवल का प्रश्न दे दिया थोड़ा सा ही। अगला ये मतलब जो कंप्यूटर साइंस के जो है ना उनके लिए दिया गया है ये। अगला है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा हब का तत्काल उत्तराधिकारी है। विच ऑफ द फॉलोइंग द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ हब। जो एक नेटवर्क जो स्ट्रक्चर होता है, कंप्यूटर जो नेटवर्क होता है उसकी एक सीरीज होती है। तो इसने पूछा कि यहाँ पे हब लगा दिए हमने, तो हब के तुरंत बाद क्या लगाना है। हब जो होते हैं उसमें लगते हैं, जो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हब हो गया उसके तुरंत बाद क्या लगेगा, बस, मॉडेम, राउटर या फिर स्विच। तो अगर यहाँ पर हब है तो इसके तुरंत बाद आएगा स्विच। हब के तुरंत बाद क्या आएगा, स्विच आएगा। ठीक है, हब के तुरंत बाद क्या आएगा, स्विच आएगा। अब हब का क्या काम है, हब का क्या काम है कि, तो हब का क्या काम होता है, हब है ये, हब का क्या काम है कि जो डाटा सिग्नल होता है ना, डाटा जो होता है वो पैकेट्स की फॉर्म में होता है। डाटा कैसे ट्रैवल करता है, ऐसे पैकेट की फॉर्म में। तो इसका हब का क्या काम है, जो डाटा है पैकेट की फॉर्म में उसको ट्रांसफ़र करना एक डिवाइस से दूसरी, जो भी कनेक्टेड डिवाइस है उससे। लेकिन स्विच का क्या काम है,
स्विच क्या करेगा, जो पैकेट है, जो डाटा है, इसको एग्जामाइन करेगा मैक एड्रेस से, और उसके बाद जो डिवाइस है प्रॉपर उसी डिवाइस के पास ये पहुंचाएगा। स्विच का काम है जो डाटा है उसको प्रॉपर डिवाइस तक पहुंचाना। हब का क्या काम है, इससे जितने भी डिवाइस कनेक्ट है ना सभी के पास डाटा भेज देना, लेकिन स्विच उनको वेरीफाई करके भेजे किस डिवाइस के पास कौन सा डाटा भेजना है, कितना डाटा भेजना है। ये काम होता है हब और स्विच का। अगला है प्रश्न नंबर 15, और प्रश्न नंबर 15 दिया है BLOG शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई थी। ब्लॉग, ब्लॉग शब्द कहाँ से बनता है, वेब लॉग से, वेब लॉगिन, वेब लॉगिंग या बेसिक लॉग। ब्लॉग BLOG ब्लॉग, और ये बनता है वेब लॉग से, वेब लॉग ऑप्शन सी जो दिया है वहाँ से। BLOG ये होता है वेब लॉग, ठीक है। और ये जो दिया गया था, ये दिया गया था 1997 के अंदर। वेबलॉग जो गया था ये 1997 में दिया था। ये वेबलॉग का शॉर्टर वर्जन है ब्लॉग, ये ध्यान रखना। और ये दिया गया था पीटर मेलहोग के द्वारा, पीटर मेलहोज के द्वारा दिया गया था 1997 के अंदर। शॉर्टर वर्जन होता है वेबलॉग का, ब्लॉग इसको बोलते हैं। ऑप्शन सी उसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 19 का। अगला है प्रश्न नंबर 20, और इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमा योजना सरकार द्वारा ग्रामीण भूमिहीन परिवारों के लिए शुरू की गई थी, जो LIC द्वारा प्रकाशित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस स्कीम हैज़ बिन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर रूरल लैंडलेस फैमिलीज विच इज एडमिनिस्ट्रेशन बाय LIC। यानी कि कोई ऐसी इंश्योरेंस स्कीम करी थी जो जिन भी परिवारों के पास भूमि नहीं है उनके लिए ये एक स्कीम लॉन्च करी थी, इंश्योरेंस स्कीम सरकार ने LIC की सहायता से। तो वो कौन सी स्कीम है, तो वो स्कीम थी आम आदमी बीमा योजना। आम आदमी इंश्योरेंस स्कीम है जो सरकार ने लॉन्च करी थी भूमिहीन जो परिवार है उनके लिए। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है OTPC किस PSU का संयुक्त उद्यम है। OTPC है वो किस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग का एक ज्वाइंट जो सार उपकरण है, संयुक्त उद्यम है। ONGC का, सेल का, CIL का या फिर NTPC का। तो ये है ONGC का, ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी जो है ONGC उसका ही एक पार्ट है OTPC, ये ध्यान रख लेना, ONGC का। प्रश्न नंबर 18 है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है। तो इसका नाम ही चेन्नई एयरपोर्ट, तो ये है चेन्नई के अंदर। चेन्नई कहाँ पर है, तमिलनाडु के अंदर। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो चेन्नई तमिलनाडु के अंदर है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 18 का। अगला है प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से हमारी हरियाणा जीके शुरू हो जाती है। प्रश्न नंबर 19 से हरियाणा जीके हमारी शुरू हो जाती है। अब लगभग 20-22 प्रश्न हम हरियाणा जीके के करने वाले हैं, ठीक है। जीके के प्रश्न देखिए 3-4 प्रश्न हमने कंप्यूटर के भी इस क्लास में देख लिए हैं। अब प्रश्न नंबर 19, और यहाँ से हरियाणा जीके शुरू होती है। प्रश्न नंबर 19 में दिया है कि रोहतक पुलिस रेंज में कौन से जिले आते हैं। रोहतक जो पुलिस रेंज है उसके अंदर झज्जर आता है, रोहतक, दादरी, भिवानी, ये चारों डिस्ट्रिक्ट रोहतक पुलिस रेंज के अंदर आते हैं, ठीक है। झज्जर, दादरी, भिवानी ये सारे जो है रोहतक पुलिस रेंज के अंदर आते हैं। देखो हरियाणा के अंदर 5 पुलिस रेंज है, एक तो है अम्बाड़ा, दूसरी है हिसार, तीसरी है करनाल, चौथी है रोहतक और 5वीं है साउथ रेंज। और साउथ रेंज का ऑफिस कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर, ये ध्यान रखना। साउथ रेंज का ऑफिस कहाँ पर है, रेवाड़ी के अंदर। तो हरियाणा में कितनी पुलिस रेंज है, 5, अम्बाड़ा, हिसार, करनाल, रोहतक और साउथ रेंज यानी कि रेवाड़ी। और इसी में जो सारे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं वो इन्होंने कवर कर रखे हैं। प्रश्न नंबर 20 दिया है हर्षचरित किसने लिखा था। हर्षचरित जो है वो किसने लिखा था, तो हर्षचरित की रचना किसने करी थी, बाण भट्ट ने। हर्षचरित की रचना किसने करी थी, बाण भट्ट ने। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 21, और प्रश्न नंबर 21 दिया है कि हरियाणा का महेंद्रगढ़ जिला किसके लिए प्रसिद्ध है। महेंद्रगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, किस चीज़ के लिए फेमस है। मेटल वर्क, लेदर वर्क, लाख की चूड़ियाँ या फिर लुंगी के लिए। तो महेंद्रगढ़ के अंदर मिलती है लाख की चूड़ियाँ। लाख की चूड़ियाँ, हवाई चप्पल भी महेंद्रगढ़ के अंदर मिलती है। इसके अलावा एस्बेस्टस नाम का जो खनिज है वो भी महेंद्रगढ़ के अंदर मिलता है। तो महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रसिद्ध है, वो है लाख की चूड़ियाँ। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 21 का। अगला है प्रश्न नंबर 22, हरियाणा की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे। हरियाणा की जो पहली विधानसभा हुई थी 1966 में, और उस समय पहले अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो बने थे श्रीमती सन्नो देवी।
अब श्रीमती सन्नो देवी से 2 प्रश्न बनते हैं। पहले विधानसभा अध्यक्ष भी सन्नो देवी, और ये भी आ जाए ना पहले महिला विधानसभा, तो भी यही रहेगा। ठीक है, पहले विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी, पहले महिला विधानसभा अध्यक्ष वो भी श्रीमती सन्नो देवी। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हरविंदर सिंह कल्याण। हरविंदर कल्याण जो है वो हरियाणा की जो वर्तमान विधानसभा जो चल रही है उसके अध्यक्ष पद पर है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन्नो देवी। प्रश्न नंबर 23 है, किस मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? ताजमहल की फूड कॉपी भी इसको कहा जाता है, नकली ताजमहल कहा जाता है इसको। कौन सा मकबरा है हरियाणा के अंदर? पानीपत, थानेसर, सोनीपत या हांसी? तो वो जो मकबरा है वो है थानेसर के अंदर। थानेसर भी आ जाएगा ऑप्शन में, या फिर कुरुक्षेत्र भी आ जाएगा। थानेसर बोल दो या फिर कुरुक्षेत्र। अच्छा, क्या नाम है उस मकबरे का? वो है शेख चिल्ली का मकबरा। शेख चिल्ली का जो मकबरा है उसको हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, ताजमहल की कॉपी इसको कहा जाता है। ठीक है, शेख चिल्ली का मकबरा है, थानेसर के अंदर है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 है, गीता फोगाट का जन्म। देखो इन ऑप्शन के हिसाब से तो था भिवानी, और लेकिन भिवानी से फिर दादरी डिस्ट्रिक्ट अलग हो गया, तो गीता फोगाट का जन्म कहाँ हुआ है? दादरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ठीक है, वर्तमान में दादरी डिस्ट्रिक्ट है, उस समय ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में शामिल था। अगला है प्रश्न नंबर 25, गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की गई है? गर्भवती जो भी प्रेग्नेंट जो वुमेन है उनके बीच में जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सी एक मोबाइल ऐप जारी करी है? ममता, बचपन, किलकारी या फिर बालवीर? तो वो जो मोबाइल ऐप है, जो मोबाइल एप्लीकेशन जारी करी गई थी हरियाणा सरकार की तरफ से, वो है किलकारी। किलकारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके बीच जागरूकता पैदा करने के लिए किलकारी नामक एक ऐप डाउनलोड करी गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा। प्रश्न नंबर 26 है, हरियाणा में आयोजित एंटी रोमियो दल का क्या नाम है? एंटी रोमियो दल वो था ऑपरेशन दुर्गा, जो दुर्गा शक्ति का गठन किया गया था। एंटी रोमियो दल थे जो भी आशिक वगैरह जो घूमते थे लड़के लफंडर छिछोरे टाइप के, उनको रोकने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया गया था ऑपरेशन दुर्गा के तहत। जो दुर्गा शक्ति जो भर्ती होती है हरियाणा पुलिस में महिलाओं की, वो। प्रश्न नंबर 27 है, हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? बारहसिंगा, कस्तूरी मृग, कृष्ण मृग या फिर हंगूल? तो हरियाणा का जो राज्य पशु है वो है काला हिरण। काला हिरण हरियाणा का राज्य के पशु है, और इसको बोलते हैं कृष्ण मृग, काला हिरण, ब्लैक बक। ठीक है, कई बार काला हिरण की जगह नील गाय भी ऑप्शन में दे देता है, ये भी ध्यान रखना। काला हिरण की जगह नील गाय भी आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा, तो जो आपको ध्यान रहे वो याद करना है जो ऑप्शन में मिले। कृष्ण मृग ये संस्कृत के नाम में लिखा है, कहीं आप काला हिरण देखो वो भी नहीं है, तो कृष्ण का मतलब काला ही रंग होता है, संस्कृत में कृष्ण काले को ही बोलते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि 30 जनवरी 1970 की किस घटना को लेकर उग्र प्रदर्शन हुआ? जो हमारे इतिहास में 30 जनवरी 1970 की बात है, 1970 की बात है, कौन सी एक ऐसी घटना हुई थी जिसको लेकर प्रदेश में उग्र प्रदर्शन हुआ था? और वो जो घटना थी वो थी चंडीगढ़ को पंजाब देने की घोषणा। चंडीगढ़ देखो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बन गया था, तो 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना तब ये बात हो गई थी भाई चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा और पंजाब दोनों के पास रहेगा। लेकिन अगले 4 साल बाद ये कह दिया वो चंडीगढ़ पंजाब को दे देते हैं, हरियाणा की अलग से राजधानी बनाएंगे। उसी चीज़ को लेकर बहुत से प्रदर्शन हुए थे, उसके बाद कभी दोबारा विचार ही नहीं किया चंडीगढ़ पर। अब जो चंडीगढ़ है वो हरियाणा और पंजाब दोनों की राजधानी है, और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ को बना दिया गया था। ठीक है, 30 जनवरी 1970 को उग्र प्रदर्शन हुआ था चंडीगढ़ को पंजाब देने की घोषणा के नाम पर। प्रश्न नंबर 29 है, हरियाणा का एक कार्गो एयरपोर्ट कौन सा है? कार्गो यानी कि जहाँ पर माल वाहक जो विमान है वो उड़ते हैं। करनाल, हिसार, रोहतक या फिर चंडीगढ़? तो हरियाणा में जो कार्गो एयरपोर्ट है वो है हिसार के अंदर। ऑप्शन सी, महाराजा अग्रसेन जो एयरपोर्ट अब बनाया गया है। प्रश्न नंबर 30 है, हरियाणा के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? तो पहले तो थे जस्टिस नवल किशोर अग्रवाल थे, और अब जो है हरियाणा के लोकायुक्त वो है हरिपाल वर्मा। वर्तमान में जो हरियाणा के लोकायुक्त वो है हरिपाल वर्मा, और इससे पहले थे नवल किशोर अग्रवाल। ठीक है, इससे पहले थे NK अग्रवाल और अब है हरिपाल वर्मा। प्रश्न नंबर 31 है कि हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है?
रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? बरसात आने का, पशु खरीदने का, घर से प्रस्थान करने का या मेहमान घर में आने का? तो रोटी का मुड़ जाना ये प्रतीक होता था मेहमान के घर आने का। हरियाणा के अंदर रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? मेहमान के घर आने का। अगला है प्रश्न नंबर 32। हरियाणा का आशीष जाखड़ किस स्पोर्ट से जुड़ा हुआ? हरियाणा के एक प्लेयर है आशीष जाखड़। ये कौन सा गेम खेलता है? बॉक्सिंग, रेसलिंग, हैमर थ्रो या फिर डिस्कस थ्रो? तो ये है हैमर थ्रो। हैमर थ्रो प्लेयर है आशीष जाखड़ हरियाणा से। प्रश्न नंबर 33 है बापोली जो गांव हो वो किस जिले के अंदर आता है? बापोली गांव, और बापोली आता है पानीपत के अंदर। बापोली जो गांव है वो पानीपत के अंदर आता है। बापोड़ा गांव भी आपने नाम सुना होगा, बापोड़ा, और ये है भिवानी के अंदर। ठीक है, भिवानी के अंदर है। प्रश्न नंबर 34 है कि हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पर हुई थी और कौन सी थी? हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी, हरियाणा में सबसे पहली यूनिवर्सिटी खुली थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र के अंदर पहली यूनिवर्सिटी हुई थी कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कब की बात है ये? 11 जनवरी 1956 को। हरियाणा का पहला विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र के अंदर, 11 जनवरी 1956 को। प्रश्न नंबर 35 है किस उत्सव को बासोड़ा कहा जाता है? बासोड़ा किस उत्सव को कहा जाता है? देखो बासोड़ा जो उत्सव है ये होली के साथ आता है, ये ध्यान रखना। पहले होली आएगी, फिर उसके बाद आता है बासोड़ा। गुग्गा नवमी, शीतलाष्टमी, तीज या फिर सोमवती मावस? तो बासोड़ा जो त्यौहार आता है वो होता है शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी। और एक इसके साथ ये त्यौहार आता है शीली सातम, शीली सातम, ये भी ध्यान रखना आप। ठीक है, शीतला अष्टमी और शीली सातम। तो बासोड़ा त्यौहार को क्या कहा जाता है? शीतला अष्टमी भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 36 है कि हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में कौन सी मिट्टी मिलेगी? हरियाणा जो प्रदेश है इसके अधिकांश हिस्सों में कौन सी मिट्टी मिलती है? लाल मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी, चिकनी मिट्टी या फिर बलुई दोमट मिट्टी? तो हरियाणा के अधिकांश हिस्सों में मिलती है बलुई दोमट मिट्टी, बालू दोमट मिट्टी, बलुई दोमट मिट्टी। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। हरियाणा में कौन सी मिट्टी मिलती है? दोमट मिट्टी अधिकतर। प्रश्न नंबर 37 है फल्गु का मेला किस जगह लगता है? प्रसिद्ध जो फल्गु मेला है वो कहाँ लगता है? तो ये लगता है फरल गांव में। फरल कहाँ है? कैथल के अंदर। कैथल के अंदर जो फरल गांव है वहाँ पर लगता है फल्गु मेला। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है कि हरियाणा का कालेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा प्राणी है जो वहाँ का प्रसिद्ध है? कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो यमुनानगर के अंदर है। तो कौन सा जो जानवर है, कौन सा जो प्राणी है वहाँ पर पाया जाता है? बंदर, पक्षी, हिरण या बाघ? तो यहाँ पर पाया जाता है बाघ। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर क्या पाया जाता है? बाघ। इसके अलावा लाल जंगली मुर्गा भी पाया जाता है यहाँ पर। क्या पाया जाता है? लाल जंगली मुर्गा। इसके अलावा हाथी भी यहाँ पर बहुत पाए जाते हैं। कालेसर जो नेशनल पार्क है वहाँ पर लाल जंगली मुर्गा, बाघ, हाथी, ये सारे जानवर बहुत पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 39 है कि फिरोज शाह की लाट हरियाणा के किस जिले में है? आपने सुना होगा लाट की मस्जिद। लाट की मस्जिद ये हरियाणा में कहाँ पर है? फतेहाबाद, करनाल, हिसार या गुड़गांव के अंदर? तो लाट की जो मस्जिद है वो है हिसार के अंदर। कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। हिसार का नाम क्या है? हिसार फिरोजा। और ये किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 के अंदर। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक 1354 के अंदर। हिसार ए फिरोजा हिसार का पूरा नाम था, हिसार ए फिरोजा। प्रश्न नंबर 40 है हिसार का प्राचीनतम नाम क्या है? प्राचीन नाम पूछा है। ये हिसार ए फिरोजा, ये तो मोहम्मद बिन तुगलक की बात है, 1354 की बात है। उससे पहले हिसार का क्या नाम था? पानप्रस्थ। पानप्रस्थ किसका नाम है? पानीपत का। पानीपत का क्या नाम है? पानप्रस्थ। प्रथुत का, इशियार और पानप्रस्थ। देखो पानप्रस्थ पानीपत का। अगर सोनप्रस्थ आ जाता तो सोनप्रस्थ किसका नाम है? सोनीपत का। इंद्रप्रस्थ की बात करें तो वो है दिल्ली का। पानप्रस्थ पानीपत का, सोनप्रस्थ सोनीपत का, इंद्रप्रस्थ दिल्ली का। हिसार का पुराना नाम क्या था? इसूयार। ऑप्शन सी जो दिया है इसका, ऑप्शन सी जो दिया गया है इसूयार, ये हिसार का प्राचीनतम नाम है, इसूयार।
ठीक है। सीसवाल सभ्यता पाई जाती है यहाँ पर। सीसवाल सभ्यता हिसार जिले में पाई जाती है। कौन सी नदी पर? चोटांग नदी के किनारे। ठीक है, चोटांग नदी के किनारे। तो हिसार का प्राचीनतम क्या नाम है? इसुयार। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 40 का। तो ये हमारे 40 प्रश्न पूरे हो गए और यहाँ पर हमारी हरियाणा जीके कंप्लीट हो गई। ठीक है, जीके हरियाणा जीके कंप्यूटर पूरा हुआ। अब प्रश्न नंबर 41 से कुछ सवाल करेंगे इंग्लिश के प्रश्न कुछ, और इसके बाद कुछ प्रश्न हम करेंगे हिंदी के, फिर गणित और रीजनिंग के। तो प्रश्न नंबर 41 दिया है कि एंटोनियम बताना है, कि विपरीत अर्थ बताना है, और शब्द है कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से अलग, विपरीत यानी कि भिन्न, एक दूसरे से भिन्न, एक दूसरे से अलग होना। इसका उल्टा शब्द बताना है। न्यूट्रल का मतलब है जिस पर कोई प्रभाव ना हो, जीरो। बैलेंस का मतलब है समान। एग्रीएबल मतलब सहमत। प्रीडिटरमाइंड मतलब पहले से निश्चित किया हुआ। तो कॉन्ट्रैरी का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से विपरीत होना, एक दूसरे के विचारों का मतभेद होना। न्यूट्रल का मतलब है तटस्थ, किसी बात का कोई प्रभाव ना पड़ना। ठीक है, न्यूट्रल का मतलब हो गया तटस्थ, किसी बात का कोई प्रभाव ना पड़ा। कॉन्ट्रैरी का मतलब है एक दूसरे के विचारों का उल्टा होना, एक दूसरे के विचारों में सहमति का ना होना। प्रश्न नंबर 42 दिया है, आपको वन वर्ड बताना है। एग्जिस्टिंग, हैपनिंग और ऑपरेटिंग इन द एयर। जो हवा में ही रहता हो, हवा में ही होता हो, हवा में ही ऑपरेट करता हो, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? टेरिस्ट्रियल, एर्बोरियल, एक्वेटिक और एरियल। तो वो होता है एरियल। हवा से संबंधित जो चीज़ है वो होती है एरियल। AERIL, एरियल। ठीक है। एक्वेटिक होता है जो पानी के अंदर होता है। टेरिस्ट्रियल वो होता है जो ज़मीन के ऊपर रहता है। ठीक है, तो हवा से संबंधित आएगा एरियल, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 दिया है, आपको वन वर्ड बताना है। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड। एक ऐसी आवाज़ जिसको हम सुन नहीं सकते। इनविजिबल जो दिखाई ना दे, इनऑडिबल जो सुनाई ना दे, इनपल्पेबल, इनपल्पेबल का मतलब है जो समझने में जो कठिन हो, जो आसानी से समझ में ना आए। अनरिवील्ड मतलब जो उजागर ना हो, छुपा हुआ। तो ऐसा साउंड जो सुने नहीं वो होता इनऑडिबल, जो सुनाई ना दे, इनऑडिबल। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 में 4 दे रखे, इसमें से एक की स्पेलिंग गलत है, वो आपको बताना है किसकी स्पेलिंग गलत दी गई है। 4 वर्ड दिए, इसमें से किसकी स्पेलिंग गलत है? कमेटी सही है। करप्शन यानी कि भ्रष्टाचार, ये भी स्पेलिंग सही है। कंप्लीटली यानी कि पूर्ण रूप से, ये भी स्पेलिंग सही है। ये कॉन्शियस की स्पेलिंग गलत है। कॉन्शियस की स्पेलिंग में क्या आएगा? CONSCIOUS, यानी कि N और C के बीच में एक S और आएगा, कॉन्शियस। ठीक है, कॉन्शियस इसका मतलब है होश में, चेत में रहना, होशो हवास में रहना। अगला है क्वेश्चन नंबर 45 और इसमें भी 4 वर्ड दे रखे, 3 की स्पेलिंग सही है, 1 की गलत है, वो आपको बताना है किसकी गलत है। अब्सोल्यूट भी सही है, एम्बिशन भी सही है और एनालिसिस भी। ऑडिटोरियम होता है, ऑडिटोरम नहीं होता, वो होता है ऑडिटोरियम। AUDITORIUM, यानी कि R और U के बीच में I और आएगा, R और U के बीच में I और आएगा, ऑडिटोरियम। अगला क्वेश्चन नंबर 46 और आपको बताना है ईडियम। ईडियम बताना है, वर्ड दिया है टू टेक ए स्टॉक ऑफ। टू टेक ए स्टॉक ऑफ यानी कि स्थिति का आंकलन करना, स्थिति की जांच पड़ताल करना। टू एक्सेस द एंड इवेलुएट बिफोर टेकिंग ए डिसीजन, कोई भी निर्णय लेने से पहले जांच पड़ताल करना किसी भी बात की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टू असेस एंड इवेलुएट बिफोर टेकिंग ए डिसीजन। कोई भी निर्णय लेने से पहले उसकी जांच पड़ताल करना, स्थिति के बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगला है प्रश्न नंबर 47 और ये भी आपको इडियम बताना है। टू जज ए बुक बाय इट्स कवर, एक पुस्तक को उसके कवर से जज कर, यानी कि कोई किताब रखी है, हमें ये नहीं पता उसके अंदर क्या लिखा क्या नहीं, उसका कवर देख के ये बताना कि भाई किताब अच्छी है या बुरी है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब होगा सिर्फ बाहरी वातावरण देख के। टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, सिर्फ बाहरी लुक देख कर ही उस पर निर्णय देना, भरोसा कर लेना, जो कि बहुत गलत होता है। ये कहावत है ना कि नेवर जज ए बुक बाय इट्स कवर, किसी भी किताब को उसके कवर से नहीं आंकना चाहिए। ठीक है, यानी कि बाहरी दिखावे के हिसाब से नहीं रहना चाहिए।
ये देखना चाहिए उसके अंदर क्या क्वालिटी है, क्या बातें हैं, क्या नहीं है। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है और ये फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। सेंटेंस दिया है, इफ एन इंडिविजुअल कीप्स हिज फिंगर्स क्रॉस्ड ही ब्लैंक फॉर द बेस्ट। अगर कोई भी व्यक्ति अपनी उंगलियां आपस में हाथ में हाथ डाल के उंगलियां क्रॉस रखता है तो वो क्या करता है, वो ही होप्स फॉर द बेस्ट, ही रेस्पॉन्ड फॉर द बेस्ट, ही रिएक्ट फॉर द बेस्ट और ही सस्पेक्ट फॉर द बेस्ट। यानी कि अगर हम बैठे हाथ में हाथ डालें ऐसे आराम से, इसका मतलब हम क्या उम्मीद करते हैं कि अपना बेस्ट हो। वी होप, तो ही है तो ही होप्स, ठीक है, होप्स आएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। रिस्पॉन्ड का मतलब किसी का जवाब देना, सस्पेक्ट का मतलब संदेह करना, रिएक्ट का मतलब किसी पर प्रक्रिया करना। ये ऐसा तो कोई इसमें मतलब नहीं है। इसका मतलब है जैसे हम बैठते आराम से, मतलब कोई ऐसे हाथों में हाथ डाल के कोई बैठा हो ऐसे, तो इसका मतलब है कि वो उम्मीद करता है कि कुछ बेस्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, फिल इन द ब्लैंक ही करना है। वी नीड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग ब्लैंक हिज कमिटमेंट टू द वर्क ही इज असाइंड। हमें किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हिज कमिटमेंट टू द वर्क ही इज़ असाइंड, उसको जो काम दिया है उसकी कमिटमेंट को लेकर, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेप्ट। इसके अलावा हमें बाकी किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं है, किसके अलावा, उसको जो काम मिला है ना, उसकी जो कमिटमेंट है उसके छोड़कर हमें और किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है। एक्सेप्ट आएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी होता है एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद रखना किसी चीज़ से। अगला क्वेश्चन नंबर 50 और इसमें बताना है कि ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट के अंदर है। सेंटेंस के किस पार्ट में ग्रामेटिकल एरर दिया है। सेंटेंस है, द डिपार्टमेंट विल इनिशिएट ए कैंपेन टू प्रमोटिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग अक्रॉस द स्टेट। देखो इसमें पढ़ते ही हमें एरर दिखाई दे दिया। टू प्रमोटिंग नहीं होता, टू के साथ हमेशा क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्रमोट आएगा, टू प्रमोटिंग नहीं आएगा। तो ये दिया है ऑप्शन ए के अंदर, ठीक है। द डिपार्टमेंट विल इनिशिएट ए कैंपेन टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, प्रमोटिंग नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है, प्रमोट आएगा, आईएनजी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, इसमें भी ग्रामेटिकल एरर बताना है। वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ वन वांट्स टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। देखो इसके अंदर छोटा सा एरर है। वन अगर जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे क्या आएगा, वंस यूज किया जाएगा, ही सी इट ऐसा कुछ यही यूज किया जाएगा। तो इसमें कहा कि वन शुड टेक एडवांटेज ऑफ अपॉर्चुनिटी टू टॉक विद नेटिव स्पीकर्स इफ़ वन वांट्स टू इम्प्रूव योर नहीं आएगा, ये आएगा वंस इंग्लिश, खुद की इंग्लिश अगर कोई इम्प्रूव करना चाहता है तो, ठीक है। योर इंग्लिश की जगह क्या आएगा, वंस इंग्लिश। तो ये कहाँ पर है ये एरर, और ये एरर है यहाँ पर ऑप्शन बी के अंदर। वन वांट्स टू इम्प्रूव योर की जगह क्या आएगा, वंस इंग्लिश, ठीक है। योर की जगह क्या आएगा, वंस आएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 52 और इसमें बताना है कुछ करेक्शन है या नहीं है। ये जो सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस के अंदर है टू टेक द शॉर्टेस्ट रूट। ये जो बीच में एक सेंटेंस दिया है बीच में, इसमें कोई करेक्शन करनी है, इंप्रूवमेंट करनी है, या सही है। सेंटेंस है कि वी डिसाइडेड टू टेक वन शॉर्टेस्ट रूट टू आवर डेस्टिनेशन सो दैट वी कुड सेव ट्रैवल टाइम। हमने डिसाइड किया था कि हम छोटे से छोटे रूट पर चलेंगे ताकि हम अपना ट्रैवलिंग का टाइम बचा सके। तो टू टेक वन शॉर्टेस्ट रूट नहीं होता, या तो आएगा वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट, ठीक है, या तो आएगा वन ऑफ द शॉर्टेस्ट रूट, जो छोटे रास्ते हैं उनमें से सबसे छोटा। ऐसा तो कहीं नहीं दिया गया, ऑप्शन में दिया है तो उसमें से क्या आएगा, टू टेक दिस शॉर्टेस्ट रूट, ये आएगा। टू टेक वन शॉर्टेस्ट रूट की जगह क्या आएगा, टू टेक द शॉर्टेस्ट रूट। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है और इसमें भी आपको करेक्शन करनी है, कोई करेक्शन की जरूरत है तो। एज ए पब्लिक स्पीकर आई हैव टू टेक केयर दैट एवरी वर्ड आई सैड इज हियर्ड डिस्टिंक्टली एट द फार एंड ऑफ लार्ज हॉल्स कंटेनिंग थाउजेंड ऑफ पीपल। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रेजेंट टेंस है, आई हैव टू टेक केयर, मुझे ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिलहाल अगर वो जा रहा है एज ए पब्लिक स्पीकर, वो कहीं पे स्पीच देने की बात कर रहा है, तो एवरी वर्ड आई सैड नहीं आएगा, एवरी वर्ड आई से, मैं जो भी वर्ड कहता हूँ या जो भी वर्ड कहूँगा, ठीक है।
टू टेक केयर दैट एवरी वर्ड आई से, सैड नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, से आएगा। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53 का। 54 और 55 ये दोनों क्वेश्चन आपको जो पैराग्राफ दिया है उसके हिसाब से करना है, ठीक है। और पैराग्राफ के लिए आपको पीडीएफ मिलेगी और वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है नॉलेज हब के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। इसके अलावा क्लास की पीडीएफ भी मिलेगी यहाँ पर। जो पहली बार क्लास देखो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। 55 हमारे प्रश्न हो गए, जीके, कंप्यूटर, हरियाणा जीके और इंग्लिश हमारी पूरी हो गई। अब अगली क्लास है, अगला जो टॉपिक है वो है हिंदी का। अब कुछ प्रश्न आएंगे हिंदी के। तो प्रश्न नंबर 56 दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। नीचे जो शब्द दिए हैं उनमें से कौन सा त्रुटिपूर्ण है। अनुग्रह और आग्रह, जड़ चेतन, अनंत शांत, आकृष्ट और विकृष्ट। इनमें से आपको बताना है कौन सा अलग है। देखो, अनुग्रह का मतलब होता है दया भावना, दया दिखाना, और आग्रह का मतलब होता है जोर देना, ठीक है। तो जड़ और चेतन का मतलब एक ही होता है, जड़ चेतन, अनंत शांत, आकृष्ट विकृष्ट। तो इसमें अनुग्रह और आग्रह का जो युग्म है ये अलग अलग दिया है, ठीक है। अनुग्रह का मतलब होगा दया करना, कृपा करना, और आग्रह का मतलब होगा जोर देना, दबाव करना। प्रश्न नंबर 57 है, गंगा का पर्यायवाची नहीं है। 4 शब्द दिए, इसमें से बताना कौन सा गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, मंदाकिनी भी कहा जाता है और सुरसरी भी कहा जाता है, लेकिन गंगा को अवतरणी नहीं कहा जाता। गंगा का पर्यायवाची अवतरणी नहीं होगा। बाकी भागीरथी, सुरसरी और मंदाकिनी ये तीनों गंगा के पर्यायवाची होंगे। प्रश्न नंबर 58 है, कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है। 4 शब्द है, इनमें से किस शब्द का अर्थ पानी भी होता है, जल भी होता है। जंगल, अरण्य, कानन और जीवन। देखो, अगर आपको नहीं भी आता तो भी देखो, जंगल को अरण्य भी बोलते हैं, कानन भी बोलते हैं, तीनों तो जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। जीवन जो शब्द है इसका अर्थ पानी भी होता है। ये याद रखना, आगे के कई जो प्रैक्टिस सेट करेंगे उसमें आएगा ये भी बहुत बार। जीवन जो शब्द है इसका एक अर्थ होता है पानी, जल। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 58 का। प्रश्न नंबर 59 है, अनिल और अनल का क्या अर्थ है। अनिल और अनल का क्या अर्थ है। देखो, अग्नि को क्या बोलते हैं, आग, अग्नि, अनल, पावक। तो अनल का अर्थ हो गया अग्नि, और अनिल का बोलते हैं वायु को। वायु और अग्नि ये इसका सही अर्थ है। अनिल का अर्थ हो गया वायु और अनल का अर्थ हो गया अग्नि, ठीक है। ये सारे आपको पर्यायवाची शब्द जो है उससे मिलेंगे। अग्नि को बोलते हैं आग, अनल पावक, अनिल ये बोलते हैं वायु, हवा, इसको। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका प्रश्न नंबर 59 का। प्रश्न नंबर 60 दिया है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसको क्या कहते हैं। जिसकी पूर्व से कोई भी आशा ना हो उसको क्या कहते हैं। प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित, अलग अलग लिख रखा है ये। उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं अप्रत्याशित। ये देखो, ये वाला आएगा। शुद्ध रूप देखो इसका कैसे लिख रखा है, बी और डी में शब्द एक ही है, लेकिन शुद्ध रूप जो है वो ऑप्शन डी वाला है, अप्रत्याशित। अप्रत्याशित ऑप्शन बी, सी और डी तीनों ही एक से हैं, बस शुद्ध रूप दिया है। इसमें सैसलेट वाला, इसमें सैसिट कोण वाला और इसमें सैसलगम वाला शय यूज किया गया है। ऑप्शन डी सही रहेगा इसका, अप्रत्याशित। शुद्ध रूप ये लिखना देख लेना कैसे लिखा है ये। प्रश्न नंबर 61 है, देवी इच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा। देवी इच्छा, देवी प्लस में इच्छा, और ये कौन सी संधि है, ये किस संधि का उदाहरण है, दीर्घ संधि का। देवी प्लस में इच्छा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, देवी प्लस में इच्छा। सवाल नंबर 62 है, यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई। इस वाक्य में जो हाथों हाथ शब्द है इसका कौन सा समास है। हाथों हाथ, इसमें है अव्ययीभावी समास। एक होता है रातों रात, एक होता है दिनों दिन, ठीक है। इसका काम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ये रातों रात गायब रहता है। यह पुस्तक हाथों हाथ बिक गई, तो इनमें कौन सा समास होता है, अव्ययीभावी समास। कौन सा समास आएगा, अव्ययीभावी समास, ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 63 दिया है, सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। कौन सा वाक्य है ये।
बाध्यता और विवशता, देखो जिस वाक्य को और, तथा, परंतु, किंतु इनसे जोड़ा जाए तो वो कौन सा वाक्य बनेगा? वो बनेगा संयुक्त वाक्य। कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। सर्वथा बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है, तो इसी कौन सा वाक्य हो गया? संयुक्त वाक्य। निम्नलिखित में साधारण धर्म क्या है? मखमल से झूले पड़े और हाथी सा टीला। मखमल के झूले पड़े, हाथी सा टीला, इसमें साधारण धर्म नहीं है, इसमें साधारण धर्म लुप्त है। प्रश्न नंबर 65 दिया है, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पदों के 4 विकल्प दिए हैं, इसका सही उचित विकल्प बताएं। नई नई बहू अभी से अपनी पति को अंगुली पर नचाने लगी है, यानी कि मुहावरा तो अंगुली पे नचाना, तो इसका मतलब आपको बताना है। उंगली पर नचाना, इसका क्या मतलब होगा? वश में करना, इशारा करना, बहुत काम करना या संन्यास देना? तो वो होता वश में रखना। उंगली पर नचाने की वश में रखना, कंट्रोल में रखना। प्रश्न नंबर 66 में कौन सा एक संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर आपको बताना है। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, एक संयुक्त स्वर भी होता है इसमें से, तो वो है ए, आई, ओ, औ, ये होते हैं संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर। अगला है प्रश्न नंबर 67, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के मात्र एक एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उन्हें चिन्हित कीजिए। अक्षुण शब्द आपको लिखकर बताना, वो कैसा लिखा जाएगा? अक्षुण, अक्षुण का मतलब स्थायी, परमानेंट रहने वाला, जो क्षणिक ना हो, अक्षुण। और इसको शुद्ध लिखा जाता है ऐसे, अक्षुण। अक्षुण, ये ऐसे इसका शुद्ध रूप लिखा जाएगा। अक्षुण का मतलब होता है स्थायी, जो क्षणिक ना हो, बहुत देर तक रहे, अक्षुण। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा शुद्ध रूप में, अक्षुण ऐसे लिखा जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 68, इतिहास के कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो चंद्रगुप्त बताना है क्या है, कौन सी संज्ञा है? इतिहास में कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। देखो अगर चंद्रगुप्त नाम होता ना, कोई चंद्रगुप्त मौर्य था, वो नाम था उसका, वो तो एक अलग बात, लेकिन उसने उसकी एक पूरी तुलना कर दी कि ऐसे ऐसे तो कई चंद्रगुप्त मिलते हैं। अब चंद्रगुप्त जो था उसकी क्वालिटी को बताया गया था सभी। अब जो चंद्रगुप्त का मतलब क्या होगा? कोई महान आदमी, चंद्रगुप्त की तरह कोई महान व्यक्ति। तो क्या बता रहा है ये सारी? ये उनकी जाति को बोध करवा रहा है। चंद्रगुप्त का मतलब क्या हो गया? कि महान व्यक्तियों की जाति, एक समूह हो गया। ठीक है, चंद्रगुप्त। अगर सिंपल या तक उसका नाम चंद्रगुप्त है तो ये तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन इसने कहा कि कई चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक। अगला है कि आप भला तो जग भला, इसमें कौन सा सर्वनाम है? आप भला तो जग भला, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो आप माने कि खुद से संबंधित है, कौन सा सर्वनाम हो गया? निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन बी उत्तर है। प्रश्न नंबर 17 है, अभ्यास का विशेषण क्या होगा? अभ्यास जो शब्द है इसका विशेषण क्या होगा? तो होगा अभ्यासी। अभ्यास का विशेषण क्या होगा? अभ्यासी। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ये हमारे 70 प्रश्न हो गए और यहाँ पर आके हमारी हिंदी भी पूरी हो गई। ठीक है, जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर, इंग्लिश और हिंदी हमारी पूरी। अब 2 टॉपिक बच गए। 15 सवाल आएंगे गणित के, 15 सवाल आएंगे रीजनिंग के। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 71 से। यहाँ से हमारा गणित शुरू होता है, सवाल नंबर 71 से। सवाल नंबर 71 में दिया है, कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? 4 में से 3 संख्या ऐसे जो 8 से भाग होती, एक नहीं होती। 8 से भाग का क्या रूल है कि लास्ट के जो 3 अंक है सिर्फ उसको 8 से भाग दे के देखो। आखिरी की जो 3 संख्या है सिर्फ उसको 8 से भाग देना है। कोई ऐसे संख्या मान लो 1 2 3 4 5 6 और भी कुछ डाल के लास्ट में लिख दिया 8 8 8, तो ये बताओ ये संख्या 8 से भाग होती है या नहीं होती? तो आखिरी के जो 3 सब अक्षर होते हैं, तो 3 अंक होते हैं, उनको 8 से भाग देकर देख लो भाग होते हैं या नहीं होते। ठीक है, जैसे इसमें से 832 को 8 से भाग दे के देख लो, 8 एकम 8 और 8 चौक 32, यानी कि 832 8 से भाग और तो पूरी संख्या 8 से भाग होगी। अब इसके आगे तुम चाहे कुछ भी लिख दो, इसके आगे चाहे कितनी बड़ी संख्या बना दो, अगर आखिरी के 3 अंक 8 से भाग हो रहे तो इसका मतलब संख्या 8 से भाग होगी। ठीक है, जैसे 676 है, इसको हम अगर 8 से भाग देंगे तो 8 8 64, बच गया 3,
36, 8 चौक 32, बच गया 4। तो ये पहला जो ऑप्शन है ये 8 से भाग नहीं होगा, क्योंकि 676 जो है वो 8 से भाग नहीं हो रहा। ठीक है, तो ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, जो 8 से भाग नहीं हो रहा इनमें से। सवाल नंबर 72 है, ये है 276x1 और ये 3 से पूरी पूरी भाग होने वाली संख्या, तो x की जगह क्या आएगा? पहले तो ये बताना x की जगह कौन कौन सी संख्या आएगी, फिर उन सभी संख्याओं का जोड़ बताना है। देखो कोई संख्या 3 से भाग हो रही है ना, तो इसका मतलब उस संख्या के अंकों का जोड़ है वो 3 से भाग होगा। भाई 3 का जो भागफल का जो नियम है 3 का भाग देने का, तो उसका नियम ये है कि जो अंक है ना उसके अंकों का जोड़ 3 से भाग होना चाहिए। इसमें अंकों का जोड़ कितना बनेगा? 7 और 2 9, 9 और 6 15, 15 और 1 16। अब 3 से भाग देने के लिए इसमें क्या क्या जोड़ सकते हैं भाई? 3 के पाड़े में 3 5 15, 3 6 18 आता है एक, तो एक आता 3 7 21, एक आता 3 8 24। तो 16 में क्या जोड़े कि 18 है, 2 जुड़ेगा। 16 में और क्या जुड़ सकता है? 5 जुड़ सकता है। 16 में और क्या जुड़ सकता है? 8 जुड़ सकता है। उससे आगे तो फिर 3 अंकों की संख्या बनेगी, हमारा x सिर्फ 1 अंक की संख्या आएगा। तो मतलब x का मान क्या क्या हो सकता है? 2 भी, 5 भी और 8 भी। यहाँ पे x की जगह हम 2 भी रख सकते हैं, 5 भी और 8 भी, तब ये संख्या 3 से भाग होगी। क्योंकि 3 से भाग का नियम है कि संख्या के अंकों का योग 3 से भाग होना चाहिए। 3 के अंकों का योग है 16 जमा में x करके, तो x की जगह हम 2 रखेंगे तो 18 आएगा, 18 3 से भाग होगा। 16 जमा 5 करेंगे 21, 21 भी 3 से भाग, 16 जमा 8 24, 24 भी। तो x के 3 मान आ गए, 2 5 और 8। इसने पूछा जो x के मान है उनका जोड़ बताओ, तो 8 और 5 13 और 2 15। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। x के मान आएगा 2 5 और 8, इनका जोड़ कितना आ जाएगा? 15। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 73 और ये 73 नंबर आपको बताना है क्या आएगा। 0.047619। देखो इस सवाल में एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी संख्या के ऊपर बार है ना नीचे बटे में करके उतने तो नौके आएंगे, और जिस पर बार नहीं है ना पॉइंट के बाद जिस पर बार नहीं है उतने ही जीरो आएंगे। जैसे कोई संख्या दे रखी है 0.018 के ऊपर बार लगा दिया, तो इसको सोल्व करेंगे तो पहले आएगा 18। ठीक है, जिस पे बार नहीं है वो घटाना है। फिर बार कितने पे है? 1 पर, तो 1 नौका। कितने पे नहीं है? 2 अक्षरों पर, तो 2 जीरो। ऐसे 17/900। तो इसमें क्या आएगा? ये बनेगा 47,619। ठीक है, कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 नौके। 6 नौके क्यों कर दे? क्योंकि 6 की 6 संख्या के ऊपर बार है। अगर किसी एक संख्या के ऊपर बार नहीं हो तो वो संख्या उसमें से घटा के उतने ही नौके, और जिस पर बार नहीं है उतने ही जीरो लगाते थे हम। तो ये बनेगा 47,619 बटे 6 नौके आएंगे नीचे। ठीक है, और ये सारा का सारा आपको काट पीट लेना है, ये लगभग इस पे कट जाएगा, ये 21 पे ही। ठीक है, 1/21 इसका उत्तर आ जाएगा, 1/21। सवाल नंबर 74 दिया है कि एक शहर की आबादी 2 साल में 10% और 20% बढ़ी, तीसरे साल 25% हो गई, तो तीसरे साल की जनसंख्या और 3 साल पहले की जनसंख्या का अनुपात बताओ। तो सबसे पहले मान लिया हमने 3 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी? 100 थी। 2 साल एक बार 10% बढ़ गई, तो अब कितना हो गई? 110 हो गई। 110/100 हो गई नई जनसंख्या। उसके बाद ये दोबारा फिर 20% बढ़ गई, अब कितनी हो गई? 120/100। भाई पहले तो 100, फिर इसका 10% बढ़ गई तो 110/100 हो गई। अगले साल ये जो संख्या थी इसका 20% और बढ़ गई, तो अब ये कितना हो जाएगा? 120/100। लेकिन तीसरी साल जो थी सारी संख्या का 25% कम हो गया, तो यानी कितना आएगा? 25% कम 75/100। ठीक है, ये सारी संख्या बनेगी। तो 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से काटेंगे 4 तिया 12। ठीक है, 3 आएगा, 3 तिया 9 और 11 करेंगे तो 99। यानी कि अब जो 3 साल बाद जो वर्तमान जनसंख्या है उस शहर की कितनी हो गई? 99। और 3 साल पहले शहर की कितनी जनसंख्या हमने मानी थी? 100। तो 3 साल बाद और 3 साल पहले जो शहर की जनसंख्या का अनुपात है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 99/100। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, 99/100। अगला है सवाल नंबर 75। इसमें दिया है कि एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है और अशिक्षित लोगों की संख्या है 24,567। तो शिक्षित लोगों की संख्या बताओ। देखो 62% अगर पढ़े लिखे हैं तो अनपढ़ कितने हो गए? 38%। 62% अगर पढ़े तो अनपढ़ कितने हो गए? 38%। और 38% की संख्या कितनी दे दी? 2 4 5 6 7।
हमें बताना शिक्षित लोगों की संख्या, शिक्षित कितने हैं 62%, 38% की वैल्यू दे दी, हमें 62% की बतानी है। तो इसको 38 से भाग कर दो, गुणा में 62, ये आ जाएगा 24567 बटे में 38 गुणा में 62। और इसको जब हम काटा पीटी करेंगे उत्तर, तो लास्ट में हमारा उत्तर बचेगा 40,083। शहर में अब शिक्षित लोग कितने हैं, जो 62% जनसंख्या का मतलब हो गया 40,083। ये 38% जनसंख्या का मान दे रखा है 24,567। भाई 62% अगर पढ़ी लिखी है तो अनपढ़ कितनी बच गई 38%, और 38% जनसंख्या कितनी दे दी 24,567 के बराबर। हमें 62% की पढ़ी लिखी जनसंख्या मान काटना है, तो 24,567 बटे में 38 गुणा में 62, 40,083 इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 75 का ऑप्शन डी। अगला सवाल नंबर 76, और इसमें HCF बताना है 11, 44, 121, 88 और 1331। तो चारों पांचों संख्या किससे भाग हो रही है 11 से, 11 से सारी संख्या भाग हो, तो इसका HCF क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा। ठीक है, जो संख्या चारों को भाग देती है वो सबसे छोटी संख्या, जो इन सभी संख्याओं को भाग देती है वो उसका HCF होता है। तो देखो 11, 44, 100 सारी किससे भाग होती है 11 से, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 73 है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण का फार्मूला क्या लगेगा BODMAS। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, ब्रैकेट में सबसे पहले ये ब्रैकेट सोल्व होएगा, इसको सोल्व करेंगे। इसके बाद ये का वाला सोल्व, का मतलब क्या होता है गुणा, 55 गुणा 11 बटे 27 ये आएगा। ये सोल्व करोगे, इधर इसको भाग दोगे तो 2 माइनस 25 माइनस ये आएगा सारा का सारा। ठीक है, लास्ट में जो अपना उत्तर बचेगा वो बचेगा माइनस 1226 बटे 27। इसका जब हम सरलीकरण करेंगे तो उत्तर आएगा माइनस आगे आएगा 1226 बटे 27, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है सवाल नंबर 78। इस सवाल में दिया है कि कुछ व्यक्ति हैं, उनकी एवरेज हाइट दे दी 155.5, उसमें से 4 व्यक्ति छोड़कर चले गए, उनकी अलग अलग हाइट दे दी। अब उनकी 4 के बाद जो बच गए ना, उनकी हाइट बढ़ गई 0.15, उनकी इतनी हाइट बढ़ गई। तो कह रहा है कि शुरू में कितने व्यक्ति थे, जब इनकी हाइट 155.5 थी उस समय ग्रुप में टोटल कितने आदमी थे। ठीक है, ये सवाल है इसमें। इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते हो, इन चारों की हाइट है उसका एवरेज निकाल के इसके एवरेज में घटा के 0.15 से गुणा करके, या फिर आप दूसरा तरीका क्या है कि मान के चलो हमने शुरू में कितने आदमी मान लिए x आदमी थे शुरू में, क्योंकि इसने शुरू में पूछा ना, तो शुरू में हमने मान लिया x आदमी थे। x आदमियों की औसत हाइट दे दी 155.5 दे दी, तो टोटल हाइट कितनी हो गई 155.5x। भैया मान लो 10 आदमी थे शुरू में और हर आदमी की हाइट 10 सेंटीमीटर थी, तो टोटल हाइट कितनी होगी 10 गुणा 10 ही तो करते हम, एवरेज को टोटल से गुणा कर देते हैं। तो टोटल आदमी हमने मान ली x थे, तो औसत हाइट कितनी हो गई इनकी, टोटल हाइट कितनी होगी 155.5x। ये हाइट हो गई कुल ऊंचाई 24 व्यक्तियों की। ठीक है, हमने क्योंकि कुल व्यक्ति मान लिए x। अब इसने कहा कि जो 4 आदमी छोड़कर चले गए, 4 आदमियों की हाइट दे दी 154, 158, 152 और 153, और इसको हम जोड़ेंगे 4 आदमियों की हाइट, तो चारों की हाइट कितनी बनी है 619। भाई जो 4 आदमी छोड़ के गए ना, उनकी हाइट टोटल कितनी बनेगी 619 सेंटीमीटर, इन चारों को जोड़ने के बाद। अब एक चीज़ देखो, ये 4 आदमी छोड़कर चले गए, 619 सेंटीमीटर जो हाइट थी वो चली गई। ठीक है, उसके बाद ये कहा कि इनकी जो औसत ऊंचाई वो 0.15 बढ़ गई। 4 आदमी छोड़ गए, पहले टोटल आदमी थे x, तो अब कितने आदमी बच गए x माइनस 4 आदमी बच गए, x माइनस 4 आदमी बच गए। और अब इनकी हाइट कितनी हो गई औसत हाइट 155.5, तो x आदमियों की थी, इन 4 के बाद इनकी हाइट 0.15 और बढ़ गई, तो अब इनकी औसत हाइट कितनी हो गई 155.5 और इसमें 0.15 जोड़ दो। ठीक है, तो अब इनकी औसत हाइट कितनी हो गई, वो हो गई 155.65। 155.65 किसकी हाइट होगी औसत x माइनस 4 की। तो x माइनस 4 व्यक्तियों की कुल हाइट कितनी हो जाएगी, तो 155.65 को किससे गुणा कर देंगे x माइनस 4 से। 155.65 को x माइनस 4 से अगर हम गुणा करेंगे तो ये हाइट किसकी आ गई, टोटल हाइट, ये हाइट आ गई 4 व्यक्तियों के जाने के बाद ये। ठीक है, लेकिन 4 व्यक्तियों के जाने के बाद एक हाइट ये भी बनती है, भाई टोटल हाइट कितनी थी 155.5x, और ये इसमें से 619 4 व्यक्तियों की टोटल हाइट है वो घटा दो।
155.5 एक्स, ये जो हाइट थी शुरू में जो जितने भी बंदे थे उन सभी की हाइट थी टोटल। इसमें से अगर 4 व्यक्तियों की हाइट घटा देंगे, भाई इनकी 4 व्यक्तियों की हाइट दे रखी है, ये घटा दी हमने 619 वाली, तो ये कितनी बचेगी, तो x माइनस 4 व्यक्तियों की हाइट, और x माइनस 4 की टोटल हाइट दे कितनी रखी है भाई, 0.15 बढ़ाने के बाद ये बनेगी 155.65 गुणा में x माइनस 4। तो ये दोनों इक्वेशन बराबर रख दो, ठीक है, दोनों इक्वेशन बराबर रख दो, यानी कि क्या क्या 155.65 ब्रैकेट में x माइनस 4 और इसको बराबर रखना है 155.5 x माइनस 619 के। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 24, यानी कि समूह में स्टार्ट में कितने व्यक्ति थे, 24 व्यक्ति थे। 24 व्यक्ति थे जब इनकी हाइट थी 155.5, बाद में कितने बच गए, 4 बाद में अब चले गए तो बाद में कितने बच गए, 20 व्यक्ति। 20 की हाइट अब 0.15 बढ़ गई, तब कितनी हो गई, 155.65 इनकी हाइट हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 78 का। अगला सवाल नंबर 79 79, 3, 6, 18 का चौथा अनुपात बताओ। भाई ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, तो ये बताना। तो वो क्या होता है, ए बटा बी बराबर सी बटे डी, यानी कि 3/6 बराबर 18 बटे में एक्स मान लिया, एक्स इधर आएगा, आर पर गुणा करेंगे तो 18 गुणा 6/3, 3 दूनी 6, 18 दूनी 36, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ए बटा बी बराबर सी बटा डी होता है, ए दे दिया 3, बी दे दिया 6, सी दे दिया 18, डी निकालना है, आर पर गुणा कर दो 36, इसका उत्तर आ जाएगा प्रश्न नंबर 79 का। अगला है सवाल नंबर 80। सवाल नंबर 80 दिया है, एक दुकानदार एक निश्चित मूल्य पर किसी वस्तु को बेचता है, उसको लाभ और हानि क्या होगा यदि निश्चित मूल्य के 75% पर बेचकर उसे 10% का नुकसान होता है। देखो कोई वस्तु का हमने स्टार्ट में मान ली 100 रुपये थी इसकी कीमत, लेकिन उसको 75 पर बेच दी, ठीक है, तो उसको 10% का नुकसान हुआ, तो 75 कितने की वैल्यू हो गई, 90 की होगी, 90% की वैल्यू हो गई। उस वस्तु को कोई बेचने पर 10% का नुकसान हो गया। किसी वस्तु को अगर हमने 75 रुपये में बेची है तो 10% का नुकसान हो गया, क्योंकि 90% पे तो गई है, 10% का नुकसान हो गया, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना आएगा, 75/90 गुणा में 100, ये उस वस्तु का क्रय मूल्य निकल जाएगा अब हमारा, ठीक है। और ये आएगा 250/3, आ गया 250/3। अब इसका सेलिंग प्राइस है कि उसको निश्चित मूल्य पर बेचा स्टार्ट में, अगर निश्चित मूल्य पर ही बेचता, नहीं जो हमने 100 रुपये माना था, अगर उस वस्तु को 100 रुपये में बेचता तो क्या होता, 250/3 की खरीदी थी, 100 रुपये में बेच दी, 250/3 यानी कि 80 के कुछ होता है, इसका मतलब लाभ हो गया। कोई चीज़ 80 रुपये में खरीद के 100 में बेच दी तो लाभ हो गया कितने का, 100 माइनस 250/3 का, 100 माइनस 250/3 करें तो 50/3 आएगा, ठीक है। और लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ 50/3 बटे क्रय मूल्य कितना है 250/3 गुणा में 100, 3 से 3 कट जाएगा, 50 5 250, 5 से 100 काटेंगे 20%, तो लाभ कितना होगा 20% का, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। भाई देखो किसी निश्चित मूल्य के 75% पे, निश्चित मूल्य हमने 100 रुपये मान के छोड़ दिया शुरू में, अब अगर किसी वस्तु को 75% पर बेच के 10% की हानि हुई है, तो 100 का 75% 75 में बेची है कोई वस्तु, 10% आने यानी कि क्रय मूल्य का कितना हो गया 90%, क्रय मूल्य का 90% होगा, यहाँ से क्रय मूल्य निकाल दो, यानी कि 100 के बटे 90% का हटाने के लिए 100, तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 250/3 आ जाएगा, ठीक है। उस वस्तु को फिक्स रेट पर ही बेची है अगर, तो यानी कि 100 रुपये पर ही बेची, क्योंकि निश्चित मूल्य हमने शुरू में 100 माना था, तो यानी कि सेलिंग प्राइस हो जाएगा 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस आएगा 250/3, यहाँ से लाभ प्रतिशत निकालना है, सीधी बात ये है, आप निकाल लो, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, वो लाभ आ जाएगा बटे में क्रय मूल्य गुणा में 100, तो लाभ आएगा 20% का। सवाल नंबर 81 है कि एक निश्चित राशि पर 3% वार्षिक ब्याज के 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 101.5 होता है, तो 2 साल का साधारण ब्याज बताओ, उस राशि पर समान दर के लिए ब्याज कितना होगा। तो देखो सिंपल सा है, ये जो ऐसे हम ट्री वाला मेथड करते हैं ना ऐसे करके, तो हमने ये जो दोनों चीज़ बतानी है, ठीक है, ये हमने बतानी है, और ये आएगा 100, साधारण ब्याज 2 साल का कितना आएगा 100 आएगा, चक्रवृद्धि ब्याज 1 साल का ब्याज पे ब्याज जुड़ जाएगा 1.5 रुपया और जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 50 का 3% निकालेंगे तो 1.5 आएगा, तो 100 उत्तर हो जाएगा। ऐसे सवाल तो ऑप्शन से पुट करके सोल्व कर लेना। सवाल नंबर 82 दिया है, 6 आदमी 24 दिन में 36 एकड़ काटते हैं। देखो MDH का फार्मूला लगता है मैन डे आवर बटे में टोटल काम, तो
आदमी कितने हैं 6 आदमी 24 दिन में काम कितना करते हैं 36 एकड़ बराबर आदमी कितने 12 दिन कितने 18 काम कितना करेंगे x एकड़ काटेंगे। x का मान निकालना है। ये 12 दूनी 24 6 तिया 18 36 तिया 108 बटे में 2 108 बटे के 2 का मतलब क्या हो गया 54। तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 54 दिन में वो काम करके देंगे। ठीक है 12 आदमी 18 दिन में कितना एकड़ काटेंगे 54 एकड़ काट देंगे। सवाल नंबर 83 है कि 10 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूरी तय करी। भाई 40 की स्पीड से 10 घंटा चला तो टोटल दूरी कितनी आ गई 400 किलोमीटर। ठीक है 8 घंटे में दूरी तय करने तो उसकी स्पीड कितनी होगी तो दूरी बटे में समय कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन सी उत्तर आ जाएगा। दूरी बटे में समय उत्तर चाल तो दूरी कितनी आ गई भाई 10 घंटे में 40 की स्पीड से 400 किलोमीटर जाना था उसको और वही 400 किलोमीटर 8 घंटे में करना तो 400 बटे 8 कर दो 50 की स्पीड से जाना पड़ेगा। 84 नंबर बार ग्राफ का ही आप अपने आप से करना है। करवाते हैं सवाल नंबर 85 और 85 वाला है कि 500 ग्राम कॉफ़ी को 750 वाले से किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण 600 ग्राम हो। एलिगेशन लगा दो 500 750 600 घटा दो इधर बचेगा 100 और इधर बचेगा 150 150 अनुपात 100 करेंगे यानी कि 3 अनुपात 2। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। सीधा सा सवाल था एलिगेशन का 3 अनुपात 2 इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा गणित पूरा हो गया। सवाल नंबर 85 मतलब गणित पूरा। अब लास्ट के 15 सवाल बच गए रीजनिंग के। देखो रीजनिंग का ये जो 86 नंबर सवाल है ना ये सभी अब आगे को मॉक टेस्ट है उसमें आएगा। इसमें स्टेटमेंट दे रखी है भाई अलग अलग कंडीशंस दे रखी है A B C D E F G करके। ठीक है भाई कोई भी काम करना उसके लिए ये कंडीशन दे रखी है ऐसी ऐसी कंडीशन होगी तो ये काम होगा। उसके बाद कोई आपके पास कोई मैटर आ गया उसमें आधी कंडीशन ए पूरी है आधी कंडीशन बी पूरी है आधी सी उन सभी को मिलाकर लास्ट में आप उसको क्या डिसीजन दोगे कि भाई आप उसको नौकरी पर रखोगे या नहीं रखोगे उसका मामला कहाँ भेजा चाहना चाहिए। ये सारी बात दे रखी है आप खुद से ट्राई करना। काफ़ी आसान सवाल है समझाने में काफ़ी टाइम इसलिए लगेगा कि आधा % ऊपर है और आधा नीचे है। ठीक है समझ में नहीं आएगा इस वजह से थोड़ा सा एक बार आप खुद से कोशिश करना इसको। काफ़ी आसान है। इसने पहले जो कुछ स्टेटमेंट दे रखी है A B C D करके उसमें दे रखिएगा भाई 7 साल का एक्सपीरियंस है तो केस वहाँ पे भेजा जाएगा। अगर उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है तो उसको डायरेक्टर के पास केस भेजा जाएगा। ये कंडीशंस दे रखी है अलग अलग। उसके हिसाब से आपको कोई व्यक्ति है उसको ज्वाइनिंग करवानी है। ठीक है चेक करके देखना काफ़ी आसान सवाल है। सवाल नंबर 87 है ये फैमिली रिलेशन का है। सवाल नंबर 87 है ये फैमिली रिलेशन का है। इसमें क्या दिया है कि जो जे है वो टी का पुत्र है। टी है उसका एक बेटा है कौन है जे इसका एक बेटा है। टी एफ की माता है। टी जो है वो एफ की माता है और टी का बेटा जे है तो टी का एक बेटा कौन हो गया एफ और टी क्या हो गई माता यानी कि टी जे की भी माता है और एफ की भी माता है। इसका मतलब जे और टी दोनों भाई हो गए। ठीक है एल जो है वो टी का पुत्र है। टी का एक बेटा और दे दिया कौन एल। ठीक है तो एल जे से किस प्रकार संबंधित है एल का जे से संबंध बताओ। एल जो है वो बेटा है तो एल और जे आपस में क्या हो गए दोनों भाई तो हो गए। टी इन तीनों की माँ हो गई तो एल और जे आपस में क्या हो गए भाई हो गए। 87 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। अगला है 88 नंबर। इसमें दिया कि अर्श शिवम का पिता है ध्रुव विमला का बेटा है ईश्वर अर्श का पिता है। यदि शिवम ध्रुव का भाई है तो विमला का ईश्वर से क्या संबंध है आप सोल्व कर लेना। ठीक है और इसका उत्तर शायद वो पुत्र वधू करके ये उत्तर आ जाएगा ऑप्शन सी पुत्र वधू इसका उत्तर आएगा। अगला सवाल नंबर 89 दिशा का सवाल है। दिशा का सवाल आए तो सीधा ऐसे बना लो पहले नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट जैसे आप बनाना चाहो वैसे बना लेना आप। ठीक है मैं तो ऐसे बनाता हूँ तो इसके हिसाब से समझने में आसानी होती है। ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ लेफ्ट में वेस्ट और राइट में ईस्ट। अब देखो पश्चिम की ओर 20 मीटर चली पश्चिम लेफ्ट में इधर चली 20 मीटर चल दी। इसके बाद आगे क्या कहा ये नीचे चली बाएं मुड़कर 40 मीटर नीचे चल गई 40 मीटर बाएं मुड़कर और फिर वो बाएं मुड़ी और 20 मीटर यानी कि वापस 20 मीटर यानी कि इसी पॉइंट के सामने आ गई क्योंकि 20 इधर चली थी 20 इधर आ गई। इसके बाद फिर दाएं मुड़ के 20 मीटर चली दाएं मुड़ेगी यानी कि अब नीचे चलेगी 20 मीटर चल दी। आरंभिक स्थल से कितनी दूर और किस दिशा में। देखो आरंभिक स्थल ये था तो पहले तो ये दूरी कितनी है 40 और 40 से 20 और चल ली तो आरंभिक दिशा से टोटल दूरी कितनी होगी 60। अब ये इस पॉइंट पे है और इसके नीचे की साइड की दिशा बात करो अगर यहाँ पे है न्यूट्रल पॉइंट पे तो नीचे कौन सी दिशा है दक्षिण दिशा तो यानी कि 60 मीटर और दक्षिण दिशा
ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। 60 मीटर और दक्षिण दिशा, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 89 का। सवाल नंबर 90 है कथन निष्कर्ष आपको बताना है। ये दो कथन दे रखे हैं, दो निष्कर्ष हैं। कथन है कि कोई पेंसिल मेज नहीं है, पेंसिल और मेज का नेगेटिव रिलेशन है। कुछ मेज लाल है, ये मेज लाल कर दी, ये लाल है, ये मेज है और ये पेंसिल है और इनके बीच का नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है सभी लाल मेज है, सभी लाल मेज है, बिल्कुल गलत है। कुछ लाल मेज है, सभी नहीं है। दूसरा निष्कर्ष है कुछ पेंसिल लाल है, पेंसिल और लाल का कोई सीधा संबंध नहीं दिया गया, तो दूसरा भी गलत है। यानी कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों ही गलत है। ना तो निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता, ना 2 का, ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 91 ये भी कथन निष्कर्ष का है। 2 कथन है, 2 ही निष्कर्ष हैं। पहला कि कुछ पेंगुइन मोर है, कुछ पेंगुइन मोर है, सभी मोर सांप हैं, ये सभी मोर सांप हो गए। ये मोर है, ये सांप है और ये पेंगुइन है। पहला कि कुछ पेंगुइन सांप है, बिल्कुल ये जो रिश्ता जो कॉमन है, कुछ पेंगुइन है, ये सांप है, बिल्कुल सही है। कोई सांप कोई मोर पेंगुइन नहीं है, कोई, बिल्कुल ये रहे भाई, गलत है। दूसरा इसका गलत है। देखो दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट दे रखी तो नेगेटिव उत्तर वैसे ही नहीं होगा। ठीक है, तो केवल निष्कर्ष 1 का ही अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष 1 का अनुसरण करता है। ये दिया है ऑप्शन बी के अंदर। ऐसे सवालों में ऑप्शन जरूर पढ़ना कि जो हमें निष्कर्ष निकला है कौन सा निष्कर्ष सही है या गलत है, वो रामायण किस अनुस्वर में लिख रखी है, वो है ऑप्शन बी के अंदर। सवाल नंबर 92 है 45 बच्चों की एक कक्षा में एक लड़का 20वें स्थान पर है। तो टोटल बच्चे कितने हैं? 45। तो 20वें स्थान पर मतलब ये आगे से 20वें नंबर पर है यहाँ पे। इसके बाद अगर 2 लड़के जुड़ गए, उससे स्थान कम हो गया। तो 45 थे, अब 2 बच्चे जुड़ गए, तो अब कितने बच्चे हो गए? 47 बच्चे हो गए। भाई पहले 45 थे, अब 2 लड़के जुड़ गए तो कितना हो गया नंबर? 47। अब देखो उसने एक रैंक कम हो गई, तो इसका मतलब एक बच्चा आगे जुड़ गया और एक बच्चा पीछे जुड़ गया। एक बच्चा आगे जुड़ गया, एक पीछे। देखो पहले ये 45 बच्चे थे, अगर इसकी लेफ्ट हैंड यानी कि आगे से पोजीशन 20 थी तो पीछे से पोजीशन कितनी है? 26। भाई तभी तो निकालते, दोनों को जोड़ के घटा दो, वो टोटल बच्चे आएंगे, क्योंकि एक बच्चा 2 बार रिपीट हो गया। अगर इसकी आगे से पोजीशन 20 है तो पीछे से पोजीशन कितनी हो गई? इसकी 26 थी। अब 2 बच्चे और नए आ गए, तो एक बच्चा पीछे जुड़ गया और एक बच्चा आगे जुड़ गया। ठीक है, तो अब इसकी पीछे से पोजीशन कितनी हो गई? पहले 26 थी, अब एक और जुड़ गई, कितनी हो गई? 27वीं। तो पीछे से अब इसकी पोजीशन कितनी होगी? 27वीं। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 92 का ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। पीछे से कौन सी रैंक आ जाएगी? 27वीं। सवाल नंबर 93 है जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया और इटली, इन चारों में से आपको बताना है कौन सा अलग है। तो देखो जर्मनी, फ्रांस और इटली ये तीनों कहाँ हैं? यूरोप के अंदर, यूरोप महाद्वीप के देश है। और इंडोनेशिया किसका देश है? एशिया महाद्वीप का। इंडोनेशिया एशिया महाद्वीप का देश है, बाकी जर्मनी, फ्रांस और इटली ये तीनों यूरोप महाद्वीप के देश हैं। ऑप्शन बी इंडोनेशिया अलग हो जाएगा। 94 नंबर बताना कि कौन सी आकृति अलग है। देखो इसमें क्या ट्रिक है, ये आमने सामने के अंक जोड़ो, 7, ये और ये जोड़ो 7, ये और ये जोड़ोगे 7, ये और ये जोड़ोगे तो 7, ये और ये जोड़ोगे तो 7, लेकिन ये दोनों जोड़ोगे तो 6 बनेंगे, 5 और 1 6। तो इसलिए ऑप्शन सी अलग है, क्योंकि ये भी 7 बनेगा, ये भी 7 बनेगा। तो इमेज जो सी दी गई है वो इनमें से सबसे अलग है। आमने सामने के जो डॉट है उनकी संख्या कितनी बनती है? 7 बनती है, लेकिन ऑप्शन सी के अंदर ये कितनी बन रही है? 6 बन रही है। तो इसलिए ऑप्शन सी अलग हो जाएगा। सवाल नंबर 95 दिया है कथन और निष्कर्ष। स्टेटमेंट दे रखी है कि इन दिनों में बढ़ती आबादी और बढ़ते कचरे की तेज गति को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन हमारे देश की सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक है। वे कचरे का अपशिष्ट प्रबंधन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये इसने कहा है। निष्कर्ष क्या है कि न गलने वाला अपशिष्ट हमारे पर्यावरण को नुकसान देता है और विभिन्न बीमारियों को पैदा करता है। बिल्कुल सही बात है ये भाई, जो कूड़ा कचरा जो गलता नहीं है वो बीमारी पैदा करता है, हमारे लिए नुकसानदायक है। बिल्कुल सही बात है ये। अगला है अपशिष्ट प्रबंधन पर किसी भी संस्थान में छात्रों को संबोधित कर निश्चित रूप से सहायक होगा। बिल्कुल सही है। इसके दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं अपशिष्ट पदार्थ के बारे में, यानी कि ऑप्शन सी उत्तर होगा। दोनों ही निष्कर्ष का अनुसरण करता है। 96 नंबर दे रखा है, इसमें से 4 ऑप्शन इंग्लिश के पैटर्न पर हैं। चारों में से तो 3 तो सेम पैटर्न पर है, चौथा अलग है। क्या आएगा इसका अलग? ठीक है, देखो ये MNOP EFGH PQRS ये अलग दे रखा है, ये आएगा WXYZ सीक्वेंस में दे रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन डी अलग होगा। बाकी सारे लगातार सीक्वेंस में दे रखे हैं, ये आएगा WXYZ।
प्रश्न नंबर 96 ऑप्शन डी। 97 का बताना है जो पैटर्न इसमें है वो किस ऑप्शन के अंदर है। जो पैटर्न यहाँ पर वो किस में है, देखो इसमें और इसमें किसका अंतर है 44 का, और अगले में भी किसका अंतर है 44 का, यानी कि पहले दूसरे में 44 का, दूसरे तीसरे में भी 44 का अंतर है। और ये सेम है ऑप्शन बी के अंदर, इन दोनों के बीच में 44 का अंतर और इन दोनों के बीच में भी 44 का अंतर। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 97 का। 98 में पूछा है 56 और 11 का जो संबंध है वही संबंध 34 और 7 का है, तो वही संबंध x और 13 का होगा, तो x का मान बताओ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो 56 और 11 का मतलब देखो 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा 11, 3 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा 7। तो ऐसी कौन सी संख्या जिसके अंकों का योग 13 आएगा, तो वो है 76। 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा 76। भाई 5 और 6 जोड़ दिया कितना आ गया 11, 3 और 4 7, तो ऐसे 7 और 6 जोड़ेंगे तो 13, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 99 है, ये बताना जैसे ए 3 छोड़ के डी, 3 छोड़ के जी, जे 3 छोड़ के एम आएगा और एम के बाद 3 छोड़ के पी आएगा, एस के 3 छोड़ के वी, फिर 3 छोड़ के वाई। ठीक है, 3 का गैप है अल्फ़ाबेटिक में। अब एम वाले दो ऑप्शन है 11 और 13। एम तो हो गया फिक्स, अब आपको बताना है एम के साथ क्या आएगा, 11 आएगा या 13 आएगा। देखो 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 2 का गैप है, तो यहाँ पे 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, तो यानी कि यहाँ पे क्या आएगा M11, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। पहले तो हमें निकालना कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा ABCD में, वो आएगा M, फिर गिनती का पैटर्न लगाना, वो आएगा 11। लास्ट सवाल है और इसमें प्रश्न चिन्ह पर बताना है 42, 44, 38, 23, 55 ये, और इनके बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। देखो 42 और 38 घटाओ, 42 माइनस 38 कितना बच गया 4, इसका 11 गुणा कर दो 44। 23 और 28, 28 माइनस 23 करेंगे कितना आएगा 5, 5 का 11 गुणा कर दो 55। 37 और 39 का अंतर कितना आएगा 39 माइनस 37 करेंगे कितना आएगा 2, 2 का 11 गुणा करेंगे 22, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पहले और तीसरे के अंतर को 11 से गुणा कर दो, वो उत्तर आएगा। तो यहाँ पे हमारे 100 सवाल पूरे, प्रैक्टिस सेट नंबर 27 हमारा पूरा हुआ। हरियाणा CET प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो हम करने लग रहे हैं उसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 27 के 100 के 100 सवाल हमने कर लिए हैं। इस क्लास की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन करना, वहाँ पर PDF मिलेगी। जो पहली बार क्लास देख रहा है वो यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट सीरीज आर्यभट्ट अकेडमी द्वारा दी गई है। 26 प्रैक्टिस सेट हम कर चुके हैं, 27वां हमने करा है, 100 के 100% हमने देख लिए हैं। तैयारी अपनी जारी रखें, प्रैक्टिस सेट नंबर 28 के साथ हम जल्द ही अगली क्लास में मिलते हैं। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स जो कैंडिडेट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।